हेलो दोस्तों, एसके पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, जहां से हम कल वाले वीडियो अपलोड किए थे, जहां से स्किप किए थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, मैं आपको पहले ये पूरा सिस्टम एक बार ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है, मैंने सबसे पहले अब टीथ के बारे में पढ़ा दिया था आपको। पिछले वाली वीडियो में मैंने टीथ के बारे में बता दिया था। आज हम लोग इस माउथ और यहाँ पर कुछ ग्लैंडें पाई जाती है। ठीक है, ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक ग्रास नली ओसियोफोगस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रास नली, उसके बाद एक एक पार्ट जितने भी है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट इसमें आते हैं, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड से पहले सिलेवरी ग्लैंड को देख लीजिए। ठीक है, देखिए 3 ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड आप देख रहे हैं सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी होती है पैरोटिड ग्लैंड। अब सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो जबड़े के नीचे पाई जाती है। ठीक है, अब सबलिंगुअल ये साइड में पाई जाती है। तो आप ये एक साइड का देख रहे हैं। ठीक है, यानी तीन ठो ग्लैंड इस साइड पाई जाती है, 3 ठो ग्लैंड उस साइड पाई जाती है, टोटल 6 ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर नोट लिखा हूँ, इनकी संख्या एक साइड में 3, अभी मैं फिगर में दिखाया था, एक साइड में कितनी होती है 3, तो दोनों साइड में कितनी टोटल ग्लैंड हो गई 6। तो ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि टोटल कितनी हो गई 6, जिसमें से सबसे बड़ी ग्लैंड मैंने दिखाया था कौन सा होती है, पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड। अब सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर 2 ग्लैंड होती हैं। ठीक है, देखिए मम्स नाम की बीमारी में पैरोटिड ग्लैंड फूल जाती है। मम्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गलसुआ। ठीक है, गलसुआ जब किसी को रोग होता है तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक है, फिर से मैं एक बार दिखा देती हूँ। जो गलसुआ रोग होता है तो यही जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ना, यही पैरोटिड ग्लैंड क्या करती है, स्वेलिंग कर जाती है, मतलब फूल जाती है। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यही गलसुआ डिजीज़ है, इस बच्चे को गलसुआ रोग हो गया है और इसी में क्या हुआ है, यानी इसमें पैरोटिड ग्लैंड फूल गई है। ठीक है, चलिए देखिए लिखा हूँ, मम्स नाम की एक बीमारी में यही पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, फूल जाती है, और यह पैरोटिड ग्लैंड सांप में जहर का काम करती है। यही पैरोटिड ग्लैंड जो सांप होती है, स्नेक, जब वो काटता है ना, तो इसमें भी एक वही ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड, और उसमें क्या भरा रहता है, सांप में विष मतलब जहर भरा होता है। ठीक है, कि लार प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर निकलता है। कितना निकलता है, 1 से 1.5 लीटर। छोटे बच्चों में यह ज़्यादा निकलता है। क्यों निकलता है ज़्यादा, क्योंकि उसका पेट अच्छे से पाचन क्रिया नहीं कर पाती है। देखिए, पेट जब पाचन क्रिया नहीं कर पाती है तो हम लोगों को क्या होता है कि लार के थ्रू उन लोगों को डाइजेस्ट किया जाता है। इसलिए बच्चे में जब पाचन क्रिया अच्छी नहीं होती है ना, तो उसमें लार ज़्यादा निकलता है। जब लार ज़्यादा निकलेगा तो लोगों को जो भी पाचन क्रिया होगी अच्छे से हो जाएगी। अब देखिए, लार ग्रंथि जो मैंने अभी दिखाया था 6 ठो लार ग्रंथि के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए लार ग्रंथियाँ 4 प्रकार के एंजाइम में पाई जाती है। जितने भी लार ग्रंथि थी उसमें कितने प्रकार की एंजाइम पाई जाएंगी, 4 प्रकार की। उसमें पहला होगा क्या, टाइलिन, दूसरा होगा डाइस्टेट, तीसरा होता है लाइसोजाइम, चौथा होगा म्यूलिन। अब इसका जो कार्य है हम लोग देखते हैं। टाइलिन और डाइस्टेट क्या करता है, यह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, स्टार मंड। ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो जो रोटी का टुकड़ा होता है या चोकर होता है ना, उसमें स्टार्च पाया जाता है, को पचाते हैं। ठीक है, यानी टाइलिन और डाइस्टेट जो होती है, स्टार्च, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है और उसी का ये पचाते हैं। ठीक है, और लाइसोजाइम क्या करता है, एक किल द बैक्टीरिया, मतलब हम लोग जैसे कि हाथ जब धोते हैं या फिर हल्का सा साबुन से नहीं धोते वैसे ही खा लेते, तो खाने के साथ कुछ कीटाणु भी हम लोगों के साथ भोजन में चला जाता है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, उसको कीटाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, और म्यूलिन क्या करता है, किसी चीज़ को क्या बनाता है,
चिपचिपा बना देता है। ठीक है, तो म्यूलिन क्या करेगा, किसी चीज़ को चिपचिपा बना देगा। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं इसोफेगस मतलब ग्रास नली। ठीक है, इसोफेगस मतलब ग्रास नली, यहाँ पर फिगर में देख लीजिए। ठीक है, हम लोग सबसे पहले डाइजेस्ट सिस्टम में दांत के पढ़े, दांत के बाद जो लार ग्रंथियाँ होती हैं मुंह में वो पढ़े। अब इस नली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे भी उस ये जो इसोफेगस होता है, ग्रास नली होता है, एक लंबी फुट पाइप होती है, इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टोमक के बारे में। ये जो स्टोमक है ये पढ़ने हैं इसमें। अब खाना मुंह के बाद जब हम लोग थोड़ा सा खाने को क्या करते हैं, कूच लेते हैं या उसको छोटे छोटे टुकड़े में जब तोड़ लेते हैं, तो एक ग्रास नली से होते हुए हम लोग को कहाँ आता है, स्टोमक में। अब हम लोग स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसोफेगस ग्रास नली है, तो ग्रास नली क्या है, ग्रास नली में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अब स्टोमक, अपने पेट के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने पेट फिगर में दिखाया था उस पेट के बारे में पढ़ेंगे। एब्डोमेन मतलब अमाशय के बारे में। ठीक है, स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा, कार्डियक, फोनेटिक और पायलोरिक। फिर से बोलिए, कार्डियक, फोनेटिक और पायलोरिक। सबसे पहले हम लोग कार्डियक के पढ़ते हैं। ठीक है, यह हार्ट के पास होता है इसलिए इसका नाम कार्डियक पड़ा। ठीक है, कार्डियक क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये हार्ट के पास होती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होती है लेकिन उसी के पास होती है, हार्ट के पास, इसलिए हम लोग उसका नाम क्या पड़ गया है, कार्डियक। अब देखिए यह एचसीएल का स्रावण करती है। जो कार्डियक होती है ये क्या करती है, एचसीएल का स्रावण करती है। एक चीज़ बताइए, एचसीएल हम लोगों के पेट में स्रावित होता है, पेट से स्रावित होता है, और एचसीएल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब बताइए जब हम लोग भोजन जब खाते हैं, ठीक है, तो इस जो पेट होता है यहाँ पर अगर एचसीएल है तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या पाया जाता है, एचसीएल। तो इस पेट को क्यों नहीं गला देता है, एक क्वेश्चन है, आप लोग सोचिए, मैं आगे इसका आंसर दूंगा। ठीक है, यह एचसीएल का स्रावण करता है, यह भोजन को अम्लीय बना देता है। ठीक है, यह भोजन को अम्लीय बना देता है, मतलब इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, इसका ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है और यह कीटाणुओं को मार देता है, क्योंकि अम्लीय हो जाएगा तो क्या करेगा, कीटाणु उसमें मर जाते हैं। और साथ साथ जब एचसीएल उस समय भी बहुत अच्छा काम करता है, जब हम लोग मछली या मुर्गा उर्गा खाते हैं तो उसमें जो हड्डियां चली जाती हैं तो वो उसके गलाने का काम कौन करता है, ये एचसीएल ही करता है। ठीक है, एसिड होने के कारण यह भोजन को तोड़ देता है। एसिड की मात्रा बढ़ जाने से क्या हो जाती है, एसिडिटी। एसिड की मात्रा बढ़ जाने से क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, बेस। ठीक है, जानते हैं आप, एसिड की मात्रा अगर निष्क्रिय करना है तो इस पर क्या मिला दीजिए, बेस ना। तो एसी और बेस एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देते हैं। इसलिए जब एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग बेस लेते हैं। बेस में क्या लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब इनू पीते हैं ना, तो वही क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, MgOH, ये बेस होता है। ठीक है, हम लोगों में एसिडिटी हो जाए, वो मतलब एसिडिटी हो गई, एसिड हो गई, तो हम लोग उसको निष्क्रिय, उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए क्या ले लेते हैं, बेस, मतलब इनू ले लेते हैं। ठीक है, यदि एचसीएल नॉर्मल से ज़्यादा निकलता है तो एसिडिटी हो जाती है, यदि बहुत ज़्यादा निकलता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है अल्सर। ठीक है, यदि एचसीएल क्या है, नॉर्मल से ज़्यादा निकलता है तो एसिडिटी बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा निकलेगा तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है अल्सर। मतलब क्या हो जाए, पेट में घाव बन जाते हैं।
ठीक है, पेट में क्या बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं। देखिए मैंने एसिड का फॉर्म लिखा है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, HCl होता है, उसके बाद HNO3 होता है, उस सबसे लास्ट में होता है H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उल्टी करते समय जलन, जो हम लोग उल्टी करते हैं ना तो एकदम नाक फाक भनभना जाता है, तो वो जलन किसके कारण होती है, HCl के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, HCl पेट की दीवार को हानि नहीं पहुंचाती। देखिए जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर है। HCl पेट की दीवार को हानि नहीं पहुंचाती। क्यों नहीं पहुंचाती है, पेट की दीवार पर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे म्यूकस कहते हैं। ठीक है, पेट की लीवर, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर वो बनाए लीवर, स्टोमक बनाए पेट, ठीक है, अगर हम लोग इस टाइप का अगर पेट बनाते हैं तो ये बोला है पेट की जो दीवार है ना इस पर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। किसकी होती है, म्यूकस की होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर होती है। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए पेट की दीवार हो गया तो एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं, म्यूकस। यह हमेशा बेस छोड़ता है, इससे बेस निकलता रहता है। अब बताइए, जब एसिड निकल रहा है और यहाँ से इससे बेस छोड़ रहा है तो एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए हम लोगों का पेट क्या होता है, नहीं गलता है। ठीक है, आपको पता ही है कि एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, यह पूरे भोजन को क्षारीय नहीं बनाता, बस अपनी रक्षा के लिए बेस छोड़ता है। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे मैंने पिछले वाले पॉइंट में बताया था कि ये भोजन को क्या बोलता है, एसिडिक बना देता है। ठीक है, लेकिन जब बेस छोड़ रहा है, जब पेट से बेस निकल रहा है तो वो क्यों नहीं उसको पूरा बेस बना देता है। तो यहीं पर लिखा गया है ये पूरे भोजन को क्षारीय नहीं बनाता है, बस अपनी रक्षा के लिए बेस छोड़ता है। उतना छोड़ता है जितना अपने आप को रक्षा कर सके, सेफ्टी कर सके। ठीक है, देखिए अब सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं, फोनेटिक को। ठीक है, देखिए स्टोमक का सेकेंड पार्ट है, क्या है, फोनेटिक। यह स्टोमक का दूसरा भाग है। इसमें रुग्गी होता है। ठीक है, रुग्गी होता है, जैसे ऐसी संरचना होती है, कांटेदार ऐसी संरचना होती है पेट में। ठीक है, रुग्गी होता है ऐसी कांटेदार, जो भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखता है। भोजन को कितने घंटे तक, 4 घंटे तक रोक कर रखता है। इसमें कांटे जैसी संरचना होती है, मैंने बताया था ऐसे कांटेदार संरचना होती है, तभी तो भोजन आकर इसमें क्या करेगा, फंस जाएगा और रुक जाएगा। ये संरचना होती है जिसे रुग्गी कहते हैं, ताकि इसमें अच्छे से HCl मिल सके। देखिए जब हम लोग पेट खाली होता है या भूख लगी रहती है, कुछ नहीं खाते हैं, तो वे रुग्गी ही कांटे जैसी संरचना खड़ी हो जाती है और पेट में गड़ने लगती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। देखिए यही पॉइंट लिखा हूँ, पेट खाली होने पर रुग्गी खड़ा हो जाता है और यह गड़ने लगता है, जिससे हम लोगों को दर्द का अनुभव होता है कि अरे भूख लग गई। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट पार्ट पढ़ते हैं पेट का, पाइलोरिक। ठीक है, देखिए पाइलोरिक ये थर्ड पार्ट है पेट का। यह स्टोमक का कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। यहाँ पर कुछ गांठ पाई जाती है। ठीक है, इस वाले पार्ट में देखिए गांठ पाई जाती है। मैंने एक बार फिर से वीडियो दिखा देता हूँ आपको, पीछे वाला मैंने बताया था। देखिए कार्डियक हो गया, ये क्या है, फोनेटिक। देखिए रुग्गी होता है, इसमें कांटेदार क्या है, संरचना होती है। यहीं पर भोजन क्या है, 4 घंटे तक रुकता है। और लास्ट में पायरोलिक, इसमें छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। ठीक है, इसी से गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, इससे जठर ग्रंथि, इसी से क्या निकलेगा, जठर रस। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ गांठें पाए जाते हैं, इस गांठ को हम ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, गांठ को क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं, जिसका नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड है, मतलब जठर ग्रंथि। ठीक है, जो मैंने दिखाया था पीछे उसमें क्या होती है, गांठें जैसे संरचना, ऐसे संरचना पाई जाती है। इसी गांठ को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हिंदी में जठर ग्रंथि। इस ग्लैंड से, मतलब ग्लैंड मान होता है ग्रंथि, इस ग्रंथि से निकलने वाले जूस को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक है,
देखिए ग्रंथि का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड और उसको गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक रस कहते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक पाई जाती है पेप्सिन और दूसरी पाई जाती है रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन क्या करता है, यह दूध को दही बना देता है या दूध को पचाने में सहायक होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट का है, ओल्ड अवस्था में गैस्ट्रिक ग्लैंड अच्छे से कार्य नहीं करता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस अच्छे से नहीं निकलता, इसलिए दूध के स्थान पर दही लेना चाहिए। जैसे ओल्ड अवस्था में, जैसे जब एज 50 से प्लस हो जाती है तो ये क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करता है। जब अच्छे से काम नहीं करेगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, पेप्सिन निकलता है और रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है। लेकिन रेनिन अच्छे से, जब गैस्ट्रिक ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा तो रेनिन भी अच्छे से नहीं निकलेगा। जब रेनिन अच्छे से नहीं निकलेगा तो दूध को पचाएगा कौन, तो दूध पचेगा नहीं अच्छे से, इसलिए दूध के स्थान पर क्या प्रेफरेंस किया जाता है, दही। इसलिए 50+ वाले को दूध न देके क्या देना चाहिए, दही देना चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आज तक यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए एसके पाठशाला। थैंक यू।